अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बरतानवी सियासत में बड़ा एक अहम दिन है। आज बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। उनका जो अरसा इक़्तिदार था, जो वो मसनद इक़्तिदार पे फाइज रही, वो तकरीबन जून तक, अगले महीने जब उन्होंने छोड़नी है ये इक़्तिदार, वो तकरीबन 3 साल 1 महीना बनती है। अपने पूरे इस इक़्तिदार में बड़ा सख्त हालात का उन्होंने सामना किया। अगर हम दाद दें कि उन्होंने वाकई सही मानों में जवां मर्दी से हालात का मुकाबला किया। बड़े सख्त हालात आए, अंदरूनी मुल्क भी उनके ऊपर काफ़ी सियासी प्रेशर रहा, यूरोपीय ममालिक की तरफ से भी उनके ऊपर काफ़ी जो है वो प्रेशर था। आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। मुल्क के हवाले से अगर हालात की बात करें तो हालात जो है वो इतने कोई आइडियल नहीं है। बरतानिया के माशी सूरत हाल जो है वो बड़ी अच्छी नहीं है। अब तरह गुज़श्ता रोज़ स्टील मिल जो है वो क्रैप्स कर गई, बैठ गई। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे मामलात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो इन सारे सूरत हाल में थेरेसा मे का इस्तीफ़ा देना मुल्क के लिए कितना साजगार होगा, उसके कोई अच्छे नताइज निकलेंगे, क्या आने वाला वज़ीर आज़म जो है वो इन सारे हालात के ऊपर काबू पा सकेगा। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर राशिद असलम। काफ़ी सियासत के कानूनी तो है ही, लेकिन सियासत के ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बैरिस्टर साहब, बड़ा एक अहम दिन था आज। काफ़ी अरसे से हम सुन रहे थे कि इसको इस्तीफ़ा, वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। 3 दफ़ा उनकी जो बिल लाई थी वो रिजेक्ट हुआ पार्लियामेंट से, एम्बेरसमेंट का सामना उनको करना पड़ा। तो आज उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया बिलाखिर। तो उनके इस्तीफे को कैसे देखते हैं? क्या बेहतरी होगी या इन हालात में उनको ब्रेक्जिट का जो मसला है उसको सॉल्व करके जाना चाहिए था? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस किस्म के हालात इस वक्त मौजूद थे, मौजूदा सूरत हाल में, जहाँ पे पार्लियामेंट अपनी जगह स्प्लिट है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस अपनी जगह स्प्लिट हैं, उसके अलावा अवाम अपनी जगह स्प्लिट है, तो कहीं पे भी कोई लोग एक जो ओपिनियन है उस पर यकजा नहीं थे। तो उस हवाले से इस पूरी सूरत हाल में थेरेसा मे ने 3 बिल लाने की कोशिश की ब्रेक्जिट के। पहला बिल जो था वो मुस्तरद हुआ, दूसरा मुस्तरद हुआ, तीसरा मुस्तरद हुआ, तो अब ये चौथा लाने की तैयारी में थी। अब अगर चौथा लाती भी हैं तो उस पूरी सूरत हाल में अगर देखें कि वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनकी अपनी जमात जो है उसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बेसिस पे खड़े हैं, कोalition में खड़े हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में चौथा बिल जो है वो मंजूर करवाना मैं समझता हूँ कि नामुमकिन था। तो इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए जो इनका एक टोरीज का बैक बेंचर ग्रुप है जिसको 1922 ग्रुप कहा जाता है, उनका जो चेयरमैन उन्होंने सेलेक्ट किया, उसने एडवाइस किया कि जी ये जो है इस वक्त बेहतर है कि आप इक़्तिदार को छोड़ दें, किसी और को मौका दें। पहली बात तो ये है कि एक अच्छी बात है कि अगर किसी से वो जो चीज़ें जिसके लिए वो आई थी वो पूरी नहीं हो सकी, जैसे उन्होंने कहा कि ब्रेक्जिट करवा के जाएंगी, अगर ब्रेक्जिट नहीं हो सका, बिल पास नहीं हो सका और उसकी बेस पे अगर वो स्टेप डाउन हुई है तो अच्छी बात है। एक जॉब की बात थोड़ी सी बताए ना हमें कि ये जो नया वज़ीर आज़म आएगा वो क्या नया लेके आएगा कि जिससे मसाइल हल हो जाएंगे, ब्रेक्जिट का मसला भी हल हो जाएगा, जो ब्रेक्जिट की वजह से जुड़े मसाइल है ब्रेक्जिट के साथ वो भी हल हो जाएंगे। नया वज़ीर आज़म क्या लेके आएगा जो ये नहीं कर सकी और वो कर देगा? सबसे पहले तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है, कोई भी आता है उसके लिए ये मसाइल को हल करना नामुमकिन है। कि अगर आप देखें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही हैं, कोalition गवर्नमेंट पे आप लोग खड़े हैं, किस तरह आप मसाइल को हल कर सकते हैं, ब्रेक्जिट के लिए जा सकते हैं या बाकी चीज़ों के लिए जा सकते हैं। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मुआशी इस्तेहकाम जो सबसे बड़ी अहम ज़रूरत है इस वक्त की, कि यहाँ पे इकोनॉमिक सूरत हाल बहुत हद तक नीचे जा रही है, प्रॉपर्टीज नीचे जा रही हैं, बिजनेसेस नीचे जा रहे हैं। जो बहुत बड़ी कंपनीज थी, स्टील मिल कल दिवालिया हो गई है। उसके अलावा जितनी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने यूके से अपने हेड ऑफिस वो ट्रांसफर कर लिए, आयरलैंड ट्रांसफर कर लिए, फ्रांस ट्रांसफर कर लिए हैं, कहीं और मूव हो गए हैं। तो इस पूरे सूरत हाल में अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पे जो मेन बिजनेस था जिस पे इकोनॉमी खड़ी होती है वो सर्विसेज का बिजनेस था, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे ये मुल्क जो था। तो अब उस पूरी सूरत हाल में जब यूरोपियन ब्रेक्जिट के हवाले से अगर बात करें तो जो कंपनीज थी उनके बिजनेस नुकसान में जा सकते थे, इस वजह से उन्होंने मूव आउट जब किया है तो सारी इकोनॉमी एकदम ऐसे बैठी है, कोलैप्स किया है। उसके अलावा अगर आप देखें कि रोजमर्रा जो जरूरियात जिंदगी की चीजें वो यहाँ पे महंगी हुई हैं,
ब्रेग्जिट की वजह से, क्योंकि आपका जो ज़्यादातर ट्रेड है वो यूरोप से, आप ही खाने पीने की चीज़ें यूरोप से आ रही थी, आप यूरोप के साथ 90% 90 to 99% ट्रेड कर रहे थे, आपके पास ट्रेड टैरिफ थे जिसके जरिए आपको बहुत सारे टैक्स रिबेट मिलते थे। तो वो सब कुछ ख़त्म होने की सूरत में आप किस तरह सर्वाइव करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स 1 या 2 साल में नहीं बने, ये सालों का तसलसल था जिसके जरिए हम कॉन्ट्रैक्ट्स में आए। तो मैं ये हम तो शुरू से, मैं जैसे आपके साथ इंटरव्यूज मुख्तलिफ होते रहे, हम तो शुरू से ब्रेग्जिट के मुखालिफ थे। हालांकि हमारी कम्युनिटी चाहती थी कि ब्रेग्जिट हो, लेकिन सूरत हाल यही होनी थी जो आज है। अब ऑब्वियसली लोग रिवर्ट हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी गलत हुआ। जिस तरह के वाक़यात पिछले दिनों हुए कि मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पे मिल्क शेक फेंके गए, उन लीडर्स को जो इस पूरी जो थी मूवमेंट उसको लीड कर रहे थे ब्रेग्जिट के हवाले से, अब वो लीडर लीड करके कौम को वहां पे तो ले गए, उन्होंने ब्रेग्जिट करवा दिया, आगे उनके पास कोई हल नहीं है। अच्छा नहीं, लेकिन ये बात जब हम ये बात करते हैं, आपने कल देखा, कल यहाँ पे यूरोपीय यूनियन का इंतखाबात हुए, टर्न आउट का कहा जा रहा है एक बड़ा कम रहा, लोगों ने वोट नहीं दिया, उसकी क्या वजह समझते हैं आप? लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट या बाकी चीजें जो सिस्टम है उसमें, और एक इसमें और बात, वो जिनके ऊपर मिल्क शेक फेंका गया उनको इस पूरी सूरत हाल में वो उनको मकबूलियत इस वजह से मिली कि वो अपने वोटर्स के पास गए, उन्होंने कहा जी वोट डालें आप। उन्होंने डोर टू डोर कंपेन की है, और किसी पार्टी ने नहीं की, लेबर कहीं नहीं गई, आपने कहीं इस स्टेट में टोरीज को नहीं देखा, लेबर को नहीं देखा, मतलब रिक्वेस्ट ही नहीं गई वोट के लिए किसी जो पॉपुलर पार्टी है उसकी तरफ से। लेकिन जो इस किस्म की जो जमातें थी, नाइजल फराज की या बाकी लोगों की, तो उनका तो सर्वाइवल इसमें था कि वो इस किस्म की बात करें कि जब बाहर निकले वोट दें हमें, यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में वोट दें। तो उस वजह से उनका टर्न आउट उस इलाकों में ज्यादा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जीत गए हैं। असल मसला तो यहाँ पे जीतो हार का नहीं है, मुआशी इस्तेहकाम का है, पैसे का है, कि लोगों में स्टेबिलिटी कैसे आती है, जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है वो किस तरह डिलीवर करता है। क्योंकि आप अगर फ्यूचर को लेके चलें तो फ्यूचर में अगर इस्तेहकाम नजर आता है अभी तक तो वो यूरोप के साथ है। हालांकि अगर आप देखें थेरेसा मे ने ये अफ्रीका गई, मुख्तलिफ ममालिक में गई, इन्होंने कहा जी हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन वो ट्रेड पॉसिबल नहीं है। मतलब आपका जो कॉस्ट आपकी जो आती है, ये आपके पास यहाँ पे बेचने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है जो आप अफ्रीका में जाके बेच सकें, आप चाइना टाइप कंट्री नहीं है। तो इस हवाले से बहुत सारी चीजें थी जिनमें उनको नाकामी भी हुई। अच्छा, बात वही से शुरू करते हैं, नया वज़ीर आज़म आएगा, उसको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, पार्लियामेंट फिर उनको अपोजिशन कहेगी कि आपके पास भाई अक्सरियत, आपको के ऊपर इत्मीनान नहीं है, क्योंकि इत्मीनान तो ये जो पार्लियामेंट अभी चल रही है ये तो थेरेसा मे को मुंतखब किया था इन्होंने, तो क्या फिर नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है बरतानिया? अगर नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि नए इंतखाबात की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐसी मुश्किल सूरत हाल है जहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये पूरा अपने सर पे पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने देखा था कि जब लास्ट टाइम थेरेसा मे आई थी डेविड कैमरून की जगह पे, तो उनको यही सवाल का सामना करना पड़ा था कि ये वोट जो मिला था ये डेविड कैमरून को मिला था, आप जाएं अवाम के पास इत्मीनान लेके आए, अगर आपके लोग वोट देते हैं तो फिर आप ब्रेग्जिट की तरफ जाएं। तो वही सूरत हाल नहीं बनती नजर आ रही है आपको? उसमें उस वक्त टेन्योर काफी लंबा रहता था। अच्छा, अगर आप देखें अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, उसके बाद डेविड कैमरून स्टेप डाउन कर गए थे, तो उसकी वजह से उन्होंने जब देखा टोरीज ने कि उनकी मकबूलियत भी है वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे फैसले नहीं कर लिए जाते, पूरे स्टैटिक्स होते हैं उनके सामने कि इतनी सीटें आ सकती हैं, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, अदरवाइज इलेक्शन लूज करने के लिए कोई भी पार्टी नहीं जाती। तो अभी जिस किस्म की सूरत हाल है, लाइक पोस्ट ब्रेग्जिट जो हालात हुए मुआशी तौर पे खास तौर पे, उसकी वजह से लोग जो करंट गवर्नमेंट है उससे खुश नहीं है। तो इस पूरी सूरत हाल में मैं नहीं समझता है कोई भी पार्टी इलेक्शन में, स्पेसिफिकली टोरीज इलेक्शन में जाने की हिम्मत करेंगे या रिस्क लेंगे। जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा जो बाकी मानदा मियाद रहेगी उसको पूरा करेगा। हालात किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं आपको? ब्रेग्जिट होता हुआ नजर आता है या नहीं आता? या रेफरेंडम की भी बात की थी थेरेसा मे ने कुछ दिन पहले अपनी एक पार्लियामेंट स्पीच में, तो आपको क्या लग रहा है कि हालात किस तरह पे जाते हुए नजर आते हैं? देखें, मैं तो शुरू से कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ब्रेग्जिट होगा, कि ब्रेग्जिट जो है सर्वाइवल नहीं है।
अब कई दफ़ा मुख्तलिफ कौमें उस स्टेज पे आ जाती हैं जहाँ पे वो हालात की वजह से फंस जाती है, डेड एंड आ जाता है। अब उस डेड एंड में से रास्ता निकालना ज़रूरी होता है, जो रास्ता यूरोपियन यूनियन ने निकाला है। थ्रेसा मे ने उसको रोकने की कोशिश की, ब्रेग्जिट करवाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की अवाम ने और यूरोपियन यूनियन ने रास्ता निकाल के दिया, जिसकी वजह से हमें एक्सटेंशन मिली है ब्रेग्जिट में। तो मैं ये समझता हूँ ये एक्सटेंशन ऐसे ही चलती रहेगी और हम इसका हिस्सा रहेंगे। अच्छा, हमने पिछले दिनों में देखा कि एक नई पार्टी का वजूद सामने आया, वो बनी ब्रेग्जिट पार्टी के नाम से, और उन्होंने कल वाले इलेक्शन में थोड़ी सी उनको अवाम में मकबूलियत मिली। तो क्या समझता है कि अगर रेफरेंडम होता है तो फिर ये लोग असरअंदाज होंगे उसके ऊपर? देखिए, मुख्तलिफ इस मुल्क की अगर आप तारीख देखें तो मुख्तलिफ जब हालात आते हैं, जैसे पिछले दिनों जब बहुत सारे फॉरनर्स आ गए तो यहाँ की इंतहापसंद जमातों को मकबूलियत मिली, उसके बाद वो ख़त्म हो गए एक वक्त आया। तो मुख्तलिफ हालात में लोग कई दफ़ा इस किस्म के एंगर में या हालात के पेश नज़र मुख्तलिफ ऐसी पार्टियों को वोट दे देते हैं जो हालात के मुताबिक बनी होती हैं। उनका फ्यूचर नहीं होता, उनका किरदार बहुत लंबा नहीं होता। अगर किरदार लंबा हो तो यहाँ पे जो इंतहापसंद जमातें हैं जिनको एक वक्त में काफ़ी वोट मिले, उनका कोई होता है या उनकी सीटें अभी पार्लियामेंट में होती जो कि नहीं रही। बाकी ब्रेग्जिट पार्टी है इस वक्त, वो है इस वक्त, वो बात जो कर रहे हैं वो बात मुतल्लका है, लोगों को समझ आती है, कुछ अरसे के लिए तो रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म उनका जो असरअंदाज होना मैं नहीं समझता कि मुमकिन। अच्छा, चलें लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो वज़ीर आज़म नए बनेंगे 7 जून के बाद, अब क्या समझती हैं कौन से ऐसे वो स्टेप लेंगे जिसकी वजह से जो माशी सूरत हाल है बरतानिया की मुल्क की वो बेहतर हो जाएगी, और यूरोपीय यूनियन के साथ जो दे दिया कि हमारा रास्ता जो यूरोपियन यूनियन की तरफ जाता है कि हम किस हद तक वहाँ से रिलीफ ले सकते हैं, किस हद तक हम लोगों को बता सकते हैं कि जी हम दोबारा इस्टेब्लिश होने की तरफ जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया, कसाब बाजारी का जो शिकार इस वक्त है मार्केट, यहाँ पे हर किस्म की मार्केट, बिजनेस, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग। तो उसमें ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन से भी निगोशिएट करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारी पोजीशन है। क्योंकि जिस किस्म की गैर यकीनी टोरी गवर्नमेंट का वज़ीर आज़म अपना रिवर्स करेगा अपना फैसला कि हम ब्रेग्जिट नहीं चाहते? अगर दूसरे रेफरेंडम की तरफ जाते हैं तो करेगा, लेकिन ये नारा लगाना बड़ा मुश्किल है। दोनों जो है पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप देखें लेबर का भी स्टैंड इसमें दरमियाना सा था, उन्होंने कभी भी कोई क्लियर मैसेज नहीं दिया, इस तरह टोरीज का भी, क्योंकि वो वोटर ज़ाया नहीं करना चाहते जो एंटी ब्रेग्जिट थे, क्योंकि दोनों तरफ के वोटर्स हैं दोनों पार्टियों में। तो वो भी डिप्लोमेटिकली खेल रहे हैं, वो भी कोई क्लियर बात नहीं कर रहे जो इस मुल्क के हक में हो। किसी भी लीडर ने अभी तक इस किस्म की कोई राय नहीं दी कि ये हमारी क्लियर पिक्चर है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि इनको वोटर्स नजर आ रहे हैं। उनका इस्तेहकाम जो है मैं समझता हूँ इनकी सेकंड प्रायोरिटी इस वक्त हुआ हुआ है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। दोनों पार्टियां जो है वो खुल के नहीं खेल रही, दरमियाना रास्ता इख्तियार किया हुआ है, और जैसे कि बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि जो भी नया वज़ीर आज़म आएगा उसके लिए ये मनसब जो है वो फूलों की सेज हरगिज नहीं होगा, उसके लिए बेइंतहा मुश्किलात होंगी। अब देखते हैं एक नया आने वाला वज़ीर आज़म इन सारी मुश्किलात को कैसे हैंडल करता है और मुल्क को बुहरानों से कैसे निकालता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।